तो फिर मैं स्टार्ट कर। ओके। ठीक है सर, ये रहा हमारा सवाल टारगेट को। वो कह रहा है ऑन यकम जनवरी, ठीक है, 1 Jan 2006 टारगेट को एक्वायर्ड 75% ऑफ द लेट्रिको। टारगेट को ने एक्वायर किया 75% ऑफ द शेयर किस कंपनी में? लेट्रिको में सर। तो टारगेट को कौन सी कंपनी हो जाएगी सर? टारगेट को हो जाएगी पेरेंट कंपनी, और लेट्रिको कौन सी कंपनी हो जाएगी सर? वो हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, बाय मीन्स ऑफ कैसे शेयर एक्वायर किए हैं? बाय मीन्स ऑफ अ शेयर एक्सचेंज ऑफ टू शेयर इन टारगेट को। पेरेंट के दो शेयर देंगे फॉर एवरी 3 शेयर एक्वायर्ड। हमने जितने भी सब्सिडरी के शेयर्स लिए हैं, हर 3 के बदले पेरेंट अपने 2 शेयर देगा। एक तो हमने इस तरीके से उनके साथ डीलिंग की है। प्लस ऑन दैट डेट द फर्दर कंसिडरेशन वाज आल्सो इशूड टू द शेयर होल्डर ऑफ लेट्रिको इन फॉर्म ऑफ $108% लोन नोट फॉर एवरी 100 शेयर एक्वायर्ड इन लेट्रिको। लेट्रिको के हमने हमने जैसे कंसिडरेशन दी, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या लिखी हुई है बात। उन्होंने कहा सर आप खरीदने गए हो लेट्रिको को, एक यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने जाके वहां कंसिडरेशन दी, यानी जो आपने पैसे दिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि कंसिडरेशन हमने जी लेट्रिको को एक्वायर करने के लिए क्या किया, पेरेंट ने कुछ कैश दिया होगा। अब उस कैश के बारे में जिक्र नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट ने कुछ कैश दिया होगा, पेरेंट ने अपने शेयर्स भी दिए, ठीक है। पेरेंट ने अपने कुछ शेयर दिए, प्लस लोन नोट्स इशू किए हैं जी। लोन नोट्स भी इशू कर दिए पेरेंट ने। तो सिंपल सी बात है सर, हम अपने पास हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन के अंदर, चाहे हम पैसे दें सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, चाहे हम शेयर दे दें, चाहे हम लोन नोट्स दे दें, कुछ भी दे दें सर, हम क्या करते हैं, सिंपली अपने पास उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की वर्किंग बना लेते हैं, ठीक है। उसको एक्सेल पे भी हम प्लॉट कर लेंगे। सर वो कह रहा है सबसे पहले दोबारा से इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया। अच्छा, तो ये जो डार्गन को है पेरेंट, इसके ऊपर पी लिख देते हैं, और लेटरी को है हमारे पास सब्सिडरी। वो कह रहा है ऑन यकम जनवरी 2006 को डार्गन को ने 75% ऑफ शेयर एक्वायर किया, किसका? लेट्रिको का। इन एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स ऑफ डार्गन को, यानी पेरेंट अपने 2 शेयर देगा लेट्रिको के शेयर्स के बदले। जितने भी लेट्रिको के शेयर आपने एक्वायर किए, सर हमने कितने शेयर एक्वायर किए? सबसे पहला सवाल, हमने एक्वायर किए 75% शेयर। सब्सिडरी के शेयर थे कितने टोटल? सर नीचे जाके देखते हैं हम। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल आ रहा है हमारे पास, ये जी लेट्रिको, और इसका शेयर कैपिटल आ रहा है हमारे पास 20,000, ठीक है। तो सर इस 20,000 में से हमने 75% एक्वायर किया। तो हम यहाँ आए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए। हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन जो हमने पे किया सब्सिडरी के लिए, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था 20,000 रुपीज इन थाउजेंड में सवाल करें, इसका हमने 75% एक्वायर किया, ठीक है। सर हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपने जब भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो तो आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू पे डिवाइड कर देते हो। सर अब आपकी फेस वैल्यू 1 दी हुई है सवाल में, तो 20,000 शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 1 किया तो जवाब 20,000 ही आया। तो अब हमने 20,000 शेयर में से 75% हमने खुद एक्वायर कर लिए। तो सर कितने बनते हैं हमारे पास? 20,000 में से अगर हम 75% एक्वायर कर ले तो सर 15,000 हमने एक्वायर कर लिए सब्सिडरी के। तो हम यहाँ लिख देंगे सर हमने 15,000 सब्सिडरी के शेयर एक्वायर कर लिए। तो जब आपने 15,000 शेयर एक्वायर किए हैं सर सब्सिडरी के, पेरेंट ने अपने शेयर देने कैसे? उन्होंने कहा कि पेरेंट कंपनी ऑन यकम जनवरी 2006 द पेरेंट को एक्वायर 75% ऑफ लेटरी को इक्विटी शेयर बाय मीन ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। पेरेंट ने शेयर एक्सचेंज किए कैसे? ऑफ 2 शेयर इन डार्गेंट को। डार्गेंट को पेरेंट अपने 2 शेयर देगा फॉर एवरी 3 इन लेट्रिको। लेट्रिको के हर 3 के बदले में अपने 2 देंगे। तो हमने लेट्रिको के कितने शेयर एक्वायर किए? सर हमने 20,000 में से 75% 15,000 एक्वायर किए, इसमें से 3,000 कितने होंगे? सर इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पे।
फॉर एवरी 3। अब इसमें 3 3 वाले कितने होंगे सर? हम सिंपल से इसको डिवाइड कर देंगे 15,000 इंटू डिवाइडेड बाई 3, और इसके बदले, या वैसे कर सकते हो इसको सिंपल, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो कि भाई सब्सिडरी के जितने भी आपने शेयर एक्वायर किए हैं पेरेंट, ठीक है, फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड विल पेरेंट बी क्या करेगा? इशू 2 शेयर्स ऑफ इट्स, ठीक है, अपने 3 शेयर इशू करेगा पेरेंट, हर 3 शेयर जो एक्वायर किए उसके बदले। हमने 15,000 शेयर एक्वायर किए, तो हमें निकालना हो कि भाई कितने 3 एक्वायर किए हैं, मतलब कि मैं कहूँ इस 15,000 में कितनी बार 3 आता है, तो मैं कहूंगा 5,000 मरतबा 3 शेयर आएंगे। तो हर 5,000 के मतलब हमने कितने दिए सर? 2। सिर्फ हमने उसकी वर्डिंग समझने की कोशिश करनी है। और अगर ये नहीं आता सिंपल सा, तो आपने फॉर्मूला क्या रख लेना है कि जब भी आपका शेयर एक्सचेंज हो तो आपने कहना है शेयर्स, फॉर्मूला आपका क्या होगा? शेयर्स एक्वायर्ड, आपने कितने शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं, ठीक है, मल्टी डिवाइडेड बाय आपने करना है सब्सिडरी शेयर मल्टीप्लाई बाय पेरेंट शेयर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि शेयर एक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय पी। अब हमने शेयर कितने एक्वायर किए थे सर? 15,000। सब्सिडरी के हर 3 शेयर के बदले पेरेंट अपने 2 देगा, तो सब्सिडरी के कितने देने पड़ेंगे? 3। और पेरेंट कितने अपने इशू करेगा? सिंपल 2, हर 3 के बदले 2। अब दोबारा इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को पढ़ के देखो, वो कह रहा है शेयर एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन डार्गन को, पेरेंट अपने देगा 2 फॉर एवरी 3 लेट्रिको शेयर्स एक्वायर्ड, लेट्रिको के जितने शेयर एक्वायर किए हैं उसके हर 3 के बदले में हम अपने 2 देंगे। तो डिवाइड बाय पी इंटू एस कर दो कि आपके पास पता लग जाएगा कि सर कितने शेयर्स पेरेंट को इशू करने पड़ेंगे। तो हमने सिंपल यहाँ आके हमने यहाँ आके सिंपल ये किया, तो हमने कहा पेरेंट को इशू करने पड़ेंगे सर, अगर हम इसको करके देखें। पेरेंट को इशू करने पड़ेंगे अपने 10,000 शेयर्स, ठीक है, 10,000 शेयर सिंपल। अब पेरेंट क्या एंट्री करेगा अपने पास? इन्वेस्टमेंट डेबिट, भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, 10,000 शेयर इशू किए हैं, हमें तो चाहिए वैल्यू, वैल्यू 10,000 शेयर इशू किए हैं सर, और एक शेयर कितने का इशू किया? हम नीचे जाके देखते हैं कि सर एक्विजिशन वाले दिन कितने रुपए शेयर की कीमत चल रही थी, पेरेंट ने अपना शेयर इशू किया, वो कह रहा है एट डेट ऑफ एक्विजिशन द शेयर प्राइसेस ऑफ डार्गेंट को एंड लेट्री को। हमें किसकी चाहिए प्राइस सर? डार्गेंट को की, क्योंकि पेरेंट ने शेयर इशू किए हैं 3.20। तो हम सर यहाँ ऊपर आ गए, हमने कहा पेरेंट ने कहा होगा 3.20, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 32,000। इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी ऐसे, और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया होगा और शेयर प्रीमियम क्रेडिट किया होगा कि मैंने 10,000 शेयर इशू किए हैं। शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया होगा फेस वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम को हमने क्या किया होगा? क्रेडिट 3.2 माइनस 1, ठीक है, यानी 2.20 से। फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी हमने लिया है वो किसकी मद में लिया हमने सर? प्रीमियम की मद में। तो शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू चली जाएगी? 10,000। और यहाँ कितनी चली जाएगी सर? 22,000। अच्छा, अब देखते हैं कि उसने ये काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। यहाँ तक क्लियर है कि पेरेंट ने अपने शेयर कैसे इशू किए? मुझे बता दो, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बच्चों जल्दी से बता दो, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है तो बता दो जल्दी से, क्लियर है आप लोगों को? क्विक रिव्यू दे देता हूँ एक जल्द बार। वो कह रहा है कि हमने जब सब्सिडरी को खरीदा, पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा 75% शेयर्स। हमने कहा ठीक है 75% शेयर खरीदे। पूरी एडजस्टमेंट एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ऑन यकम जनवरी 2001 2006 पेरेंट को जो है ना, ड्रैगन को पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किया 75% ऑफ इक्विटी शेयर बाय मींस ऑफ शेयर एक्सचेंज। हम गए उसके पास, उसको पैसे नहीं दिए, हमने शेयर दे दिए। शेयर कैसे दिए? एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर इन डार्गेंट को, डार्गेंट को पेरेंट, पेरेंट के हर 2 शेयर के बदले, हर पेरेंट के हर 2 शेयर दिए हमने। कितने? सब्सिडरी में जितने भी शेयर एक्वायर किए हैं, हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर दिए हमने, हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर दिए, ठीक है।
सब्सिडरी के हमने जितने भी शेयर एक्वायर किए हैं उनमें हमने देखा कि 3-3 शेयर्स के बदले हर हमने अपने 2 दे दिए, सिंपल। ऑन दैट रेट फर्दर कंसिडरेशन वाज आल्सो इशूड टू शेयर होल्डर ऑफ लेट्रिको, हमने मजीद पैसे दिए, सिर्फ शेयर नहीं दिए, हमने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर 108% लोन नोट्स, हमने क्या किया, डिबेंचर भी अपने इशू कर दिए, डिबेंचर भी इशू किए इन लेट्रिको। नन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन नॉर द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन नोट एट 31 मार्च 2006 हैज येट बीन रिकॉर्डेड, हमने ना इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया, ना लोन नोट्स को रिकॉर्ड किया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। हम कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है सर, अगर आपने कंपोनेंट्स ऑफ कंसिडरेशन को पढ़ा हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि हम सब्सिडरी को एक्वायर करने के, हमने ये देखना है सबसे पहले कि हमने सब्सिडरी के कितने शेयर एक्वायर्ड किए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एस, यानी सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर्ड। अब हमें ये पता है सर कि हमने सब्सिडरी के कितने शेयर एक्वायर किए, 75%। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल था सर 20,000, 20,000 को डिवाइड किया हमने फेस वैल्यू से 1, तो जवाब आ गया 20,000 शेयर। हमने 20,000 शेयर में से 75% खरीदे हैं, यानी 70, हमने 15,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 75% जो बनता है उसका। 15,000 शेयर खरीदे हैं हमने सब्सिडरी के। अब हमने ये देखना था पेरेंट ने कितने शेयर इशू किए, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी आप शेयर आपने एक्वायर किए ना सब्सिडरी के, हर 3 के बदले 2 पेरेंट देगा, सब्सिडरी के हर 3 शेयर्स के बदले 2। सब्सिडरी के टोटल शेयर है 15,000, इसमें 3 कितने होंगे, 3-3 के सेट अगर हम बनाए 15,000 में से 3-3 के सेट कितने होंगे, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। उन 3 सेट के बदले 2 शेयर देंगे हम, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो सिंपल सी बात है, सब्सिडरी के जितने भी शेयर आपने एक्वायर किए उसको डिवाइडेड बाय पी करो, मल्टीप्लाई बाय एस, सॉरी डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। एस शेयर ये फार्मूला होता है, आपने याद रखना है, एस शेयर डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय पी, ठीक है। ये हमने एक्वायर किए 15,000 शेयर डिवाइडेड बाय एस, हमारे पास सब्सिडरी को हर 3 शेयर के बदले पेरेंट के 2 देने पड़ेंगे, तो हमें पता लग गया पेरेंट ने 10,000 शेयर एक्वायर किए, ठीक है। अब 10,000 शेयर एक्वायर किए, अब इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट वो कह रहे हैं रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट डेबिट 10,000 शेयर इनटू शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया 3.20, जो पेरेंट की शेयर प्राइस से आ रही थी डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन की शेयर प्राइस लेनी है और सिर्फ पेरेंट की लेनी है, क्योंकि ये शेयर पेरेंट ने सब्सिडरी को इशू किए, सब्सिडरी को खरीदने के लिए, ठीक है, सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को इशू किए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दी, हमने कहा शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू से क्रेडिट कर देंगे और शेयर प्रीमियम को हम किसे करेंगे, ओवर एंड अबव हमने फेस वैल्यू जितने चार्ज किया। यहाँ तक किसी को मसला? मोहम्मद सलमान, समझ आ गई बात? तो सर हमने बस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था इन्वेस्टमेंट को, तो अब ये जो कंसिडरेशन हमें सवाल के अंदर पहले बहुत आसानी से दी होती थी कि हमने सब्सिडरी के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट किया, अब हमें आज निकालनी पड़ी है। अब हम सेकंड भी देख लेते हैं सर, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ शेयर नहीं दिए, हमने नॉन नोट्स भी इशू किए। जो लोन नोट्स हमने इशू किए हैं उसके बारे में वो कह रहा है, ये रहा सवाल, आपने लोन नोट्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपया, उनके ऊपर इंटरेस्ट है 8%, आपने कितने लोन नोट इशू किए हैं सर? वो कह रहा है द लोन नोट फॉर एवरी 100 शेयर्स एक्वायर्ड, हर 100 शेयर के बदले हमने एक लोन नोट दिया है, हर 100 शेयर के बदले हमने एक लोन नोट इशू किया, हर 100 शेयर के बदले, सब्सिडरी के जितने भी शेयर है ना, हर शेयर के बदले हमने क्या किया, लोन नोट। हमने कहा सर हमने सब्सिडरी अभी हमने निकाला, सब्सिडरी के हमने कितने शेयर इशू किए, सॉरी कितने शेयर एक्वायर किए हमने, सब्सिडरी के हमने 15,000 शेयर एक्वायर किए, 15,000 शेयर एक्वायर किए सर हमने सब्सिडरी के। अब इसमें से हर 100 शेयर्स के बदले हमने एक लोन नोट इशू किया, तो हमें पहले ये देख लेना चाहिए कितने लोन नोट इशू किए हमने। सर 15,000 डिवाइडेड बाय 100, हमने 1500 लोन नोट इशू किए, 1500 लोन नोट इशू किए, ठीक है। और हर लोन नोट कितने का इशू किया, 100 रुपए का, तो इसका मतलब 15,000 रुपए के लोन नोट हमने इशू किए। इसकी एंट्री क्या की होगी सर हमने, इसकी एंट्री भी यही की होगी कि इसको भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना दिया होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी हमने अपने पास 15,000 से, ठीक है, और लोन नोट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्रेडिट किया होगा, ठीक है।
लोन नोट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट। अच्छा 1 मिनट यहाँ पॉज लो और देखो समझ आ रही है यहाँ तक आप लोगों को बात। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं हम दोबारा से। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लोन नोट्स इशू किए हैं, उसने कहा कि आपने जितने भी शेयर एक्वायर किए हैं, हर 100 शेयर के बदले आपने लोन नोट इशू करना है एक। लाइन जाके दोबारा से पढ़ लेते हैं अगर किसी को नहीं समझ आई तो। उसने कहा वी आल्सो इशू द शेयर होल्डर ऑफ लैट्री को, सब्सिडरी के हमने शेयर होल्डर को क्या किया, लोन नोट्स इशू किए फॉर एवरी 100 शेयर एक्वायर्ड इन लैट्री को। हर हर 100 शेयर के बदले एक लोन नोट दिया। तो हमने कहा 15,000 शेयर एक्वायर किए, इसमें कितने 100 शेयर होंगे, यानी कि 1500 शेयर हैं सिंपल। सॉरी कितने 100 के सेट बनेंगे सर, अगर ऐसे देख लो। या फिर वही सिंपल सी बात है कि शेयर जो आपने एक्वायर्ड किया है डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाई बाय पी। हर सब्सिडरी के हर 100 शेयर्स के बदले आपने पेरेंट ने एक लोन नोट इशू करना है, एक लोन नोट इशू करना। तो कितने लोन नोट इशू किए सर, 1500 लोन नोट इशू किए। और लोन नोट को किस किस वैल्यू पे हमने, हमें तो वैल्यू चाहिए। 100 रुपए का एक लोन नोट है सर, 15,000 से हमने अपने पास इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। तो सर ये वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो आप गुडविल निकालते हुए अपने पास लेते होते हो। ठीक है। तो अब मैं चला जाता हूँ यहाँ से, सवाल की वर्किंग बना लेता हूँ। तो पहले जो बहुत आसानी से मुझे दी होती थी, आज मुझे पता लगा वो कैसे निकलेगी। अब सिंपल सी बात याद रखना, तुम्हारा ईयर एंड है, तुम्हारा ईयर एंड है 31 मार्च 2006। क्योंकि मैं सवाल पढ़ के आया हूँ और तुमने अभी सवाल नहीं पढ़ा, तो आगे जाके हम पढ़ते हैं। 31 मार्च 2006 तुम्हारा ईयर एंड है, और तुमने सब्सिडरी को एक्वायर किया 1 जनवरी 2006 पे, यानी एग्जैक्ट 3 महीने पहले एक्वायर किया है। अपना ईयर एंड खत्म होने से पहले तुमने सब्सिडरी को एक्वायर किया 3 महीने पहले। ठीक है। तो तुम सर ये जो तुमने फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है, इसके ऊपर 3 महीनों का सूद भी बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करोगे। कैसे, 1500 रुपए की लाइबिलिटी है, अगर तुम लोगों ने ये, सॉरी 15,000 की लाइबिलिटी है, अगर तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का टॉपिक, तो तुम्हें ये एडजस्टमेंट तंग नहीं करनी चाहिए। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है सर, कूपन रेट 8% है हमारे पास दिया हुआ सवाल में, इंटू 8%, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे सर, 3/12। सर ये हमारे पास बनना चाहिए 300 इंटू 3/12। तो सर ये आएगा 300 का इंटरेस्ट, और लोन पेएबल, या आप इसको कहते हो एक्रूड इंटरेस्ट कह लो सर, ये हमने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी सर 300 की। ये आ गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं सवाल को बकायदा शुरू करता हूँ एक्सेल के ऊपर। तो कल तक हमें जो इन्वेस्टमेंट की फिगर दी होती थी बड़ी आसानी से, आज वो हमें कैसे दी है सर, रुला रुला के दी है उसने। तो बच्चों किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो यहाँ तक। क्या तुम में से कोई जिंदा बैठा है? ठीक है। तो सर हम सिंपल यहाँ आते हैं और यहाँ आके अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं।
वर्किंग अगर यहाँ मैं गुडविल की वर्किंग बनाऊं तुम्हारे सामने, सबसे पहली वर्किंग बनती है हमारी नेट एसेट्स की, ठीक है, ये आ गई हमारी नेट एसेट्स की वर्किंग। नेट एसेट्स कैसे लेते हैं सर, एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स और रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स। अच्छा सर, सबसे पहले हम लेते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे शेयर कैपिटल। फिर हमारे पास आ जाते हैं सर रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, इसकी नेट एसेट्स की वर्किंग में भी थोड़े से पंगे हैं, जरा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। तो शेयर कैपिटल सर, सबसे पहले हम आए सवाल के अंदर, सर हमने देखा शेयर कैपिटल सब्सिडरी का कितना हमारे पास दिया हुआ। सर शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये सब्सिडरी का शेयर कैपिटल। तो सर हमारे पास सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 20,000 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 20,000 रुपये शेयर कैपिटल। तो सर एक सेकेंड रुको। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे भी हम अज्यूम ये करते हैं कि हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ होता सब्सिडरी का, ठीक है, सब्सिडरी ने कोई शेयर इंक्रीज नहीं इशू किए होते, तो सर हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद हमें चाहिए रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग चाहिए मैं एक्विजिशन डेट की। तुम्हारे लिए मैं एक्विजिशन डेट लिख देता हूँ, तुम्हारी एक्विजिशन डेट है 1 जनवरी, ठीक है, 20x6, 1 जनवरी 2006 तुम्हारी एक्विजिशन डेट है, ठीक है। और तुम्हारी रिपोर्टिंग डेट क्या है सर, 31 मार्च, एग्जैक्ट 3 महीने 3 महीने बाद तुम्हारी रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी 2006। सर ये की डेट्स हैं, ये तुम लोगों ने याद रखनी है। अब हमें सवाल में इंफॉर्मेशन दी किस डेट की हुई है, हमने उस हिसाब से देखना है। अब हमें रिटेन अर्निंग सर जो चाहिए ना, रिटेन अर्निंग्स वो हमें चाहिए 1 जनवरी 2006 की। तो सवाल में देखते हैं क्या हमें 1 जनवरी 2006 की रिटेन अर्निंग्स गिवन है। उसने कहा नहीं, उसने आपको रिटेन अर्निंग दी हुई है आपके साल के शुरू की रिटेन अर्निंग्स। हमारा साल सर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2006 के ऊपर, ठीक है, ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2005 पे, ठीक है, 1 अप्रैल 2005 पे ये साल शुरू हुआ होगा। हमने कहीं यहाँ 3 महीने पहले जाके जनवरी के अंदर 1 जनवरी 2006 के ऊपर अपनी सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। तो हमारे लिए इस सब्सिडरी से कमाया हुआ सारी इनकम कौन सी होगी जो हमने इन 3 महीनों में कमाई होगी, पोस्ट एक्विजिशन। और ये क्या होगी सर, प्री एक्विजिशन, ठीक है, ये क्या होगी प्री, और ये क्या है सर पोस्ट। अच्छा, तो अब उसने हमें क्या किया, सिंपल सी बात है, उसने हमें खड़ा कर दिया ये कम, उसने हमें खड़ा कर दिया सर 1 अप्रैल पे। उसने कहा 1 अप्रैल वाले दिन जो आपकी रिटेन अर्निंग्स है पेरेंट की ये है और सब्सिडरी की ये आ रही है। सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग इस दिन है 19,000 रुपया, और सब्सिडरी ने पूरे साल के अंदर प्रॉफिट कमाया 8,000। सर आपको कैसे पता लगा ये प्रॉफिट है, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006, फॉर द ईयर, ठीक है, ये फॉर द ईयर फिगर दी हुई है, तो ये फॉर द ईयर प्रॉफिट है हमारे पास। बैलेंस शीट में एज ऑन चीजें आती हैं। तो सर 19,000 रुपए का प्रॉफिट है ये हमारे पास, ठीक है, ये ओ सॉरी 19,000 रुपए की ओपनिंग रिटेन अर्निंग है साल के पहले दिन। लेकिन हमने साल के पहले दिन सब्सिडरी को एक्वायर ही नहीं किया, हमने तो मिड ऑफ द ईयर यानी आखिरी 3 महीनों में जाके कहीं एक्वायर किया सब्सिडरी को। हमें रिटेन अर्निंग किस दिन की चाहिए सर, हमें रिटेन अर्निंग चाहिए 1 जनवरी 2006 की, हमें चाहिए 1 जनवरी 2006 की। तो इसको हमें धक्का मार के यहाँ तक लेके आना है। सर इस पूरे साल में हमने प्रॉफिट कमाया 8,000 रुपए का, ठीक है, इस पूरे साल में हमने 8,000 का प्रॉफिट कमाया। तो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग के अंदर आप क्या करते हो, प्रॉफिट ऐड कर देते हो और डिविडेंड माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स। अच्छा सर, अब हमें ओपनिंग रिटेन अर्निंग दी हुई है 1 अप्रैल 2005 की। हमें ये रिटेन अर्निंग पसंद नहीं है, हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें रिटेन अर्निंग इस दिन की दी हुई है 19,000। हमें चाहिए रिटेन अर्निंग 1 जनवरी 2006 की, ठीक है। हम क्या करें सर, इसके अंदर इसको थोड़ा सा धक्का मारें, इसके अंदर 9 महीनों का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। पूरे साल का प्रॉफिट है 8,000, इसको डिवाइड बाय 12 करो, मल्टीप्लाई बाय 9 करो सर, कितना आता है आपके पास जवाब, 6,000 रुपया, ठीक है। तो हमने इसमें 6,000 रुपया ऐड किया, डिविडेंड कोई पे नहीं किया, तो हमने इसको धक्का मार के जबरदस्ती यहाँ ले आए 25,000। तो 25,000 हमारी क्या सर, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स।
किसी को ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकालने में कोई मसला परेशानी हुई हो तो पूछ ले। किसी को ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकालने में कोई मसला परेशानी हुई है तो पूछ ले। सर किसी को कोई मसला परेशानी ओपनिंग रिटेन अर्निंग निकालने में तो पूछ लो। तुम काइंडली रिपीट। मैंने ये बोला आप लोगों ने सब्सिडरी को एक्वायर किया किस दिन। सर यहाँ सवाल वाला कह रहा है कि आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया यकम जनवरी को, यकम जनवरी 2006, यकम जनवरी 2006 पे आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया। आपका ईयर एंड क्या है अपने आप से पूछो। हमारा सवाल वाला कह रहा है, सवाल में नीचे जाके देखा, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2006। ठीक है, जो साल 31 मार्च 2006 पे खत्म हो रहा है वो शुरू हुआ होगा यकम अप्रैल 2005 पे। हमने यहाँ खड़े होकर यकम जनवरी 2006 एग्जैक्ट साल खत्म होने से 3 महीने पहले हमने सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया इस जगह पे खड़े होके। प्री रिटेन अर्निंग्स का क्या मतलब होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन की रिटेन अर्निंग्स। डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन की रिटेन अर्निंग, डेट ऑफ एक्विजिशन है यकम जनवरी 2006। क्या मुझे यकम जनवरी 2006 की रिटेन अर्निंग सवाल में बताई हुई है, उसने मुझे यकम अप्रैल 2005 की रिटेन अर्निंग बताई हुई है सब्सिडरी की। तो मैंने कहा कि सर मुझे पता है, और ये बता दिया उसने कि आपने पूरे 12 महीनों में 8,000 प्रॉफिट कमाया, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ फॉर द ईयर एंडेड। तो 8,000 रुपए का मैंने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कैसे निकलती है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग। ये बच्चों वाला फॉर्मूला जो आपने अपने इससे पहले के सब्जेक्ट में काफी बार पढ़ा होगा। तो हमने कहा सर हम इसके अंदर 9 महीनों का अगर पैट ऐड कर दें, ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग, इसके अंदर 9 महीनों का प्रॉफिट ऐड कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, यकम जनवरी 2006 की रिटेन अर्निंग्स तक। और उस दिन की रिटेन अर्निंग हम कहेंगे कि उस दिन की रिटेन अर्निंग हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग होंगी। बात समझ आई है सलमान, समझ आ गई आपको। अच्छा, तो हम सिंपल यहाँ वर्किंग में आए, हमने कहा कि अब हमें पता लग गया कि ये कैसे निकली है सर। इसमें 19,000 जो है यकम अप्रैल की रिटेन अर्निंग उस तक की, ठीक है, प्लस हमने इसके अंदर 6,000 पे मजीद ऐड कर दिया। 8,000 का जो प्रॉफिट था उसके पहले 9 महीने हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो बन गया 25,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग्स, रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग निकालना तो सर बहुत आसान सी बात है। आज तक हमारे रिपोर्टिंग डेट तक उसने कितने पैसे कमा लिए हैं सर सब्सिडी ने, तो सर ये तो कितने पैसे कमा लिए सर। ओपनिंग रिटेन अर्निंग ये थी, इस साल सब्सिडी ने पूरा प्रॉफिट ये कमाया, तो सर टोटल कितने कमा लिए, 27,000। ठीक है, कितने कमा लिए सर, 27,000। ये हमारी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग, तो 27,000 सर। ओपनिंग रिटेन अर्निंग ये थी, प्लस सब्सिडरी ने पूरे साल में 8,000 रुपए कमाया, तो हमारी रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग आ गई हमारे पास 27,000। ठीक है, ऊपर डेट पढ़ लेना, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा था। अच्छा सर, ये वाली हमारी रिटेन अर्निंग की जो थी ना एडजस्टमेंट, ये थोड़ी सी मुश्किल थी बस। अब हमने जो ऊपर बनाई हुई थी उसको भी अपनी वर्किंग के अंदर ऐड कर देते हैं, जो हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट की ये फिगर्स लिखी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ गुडविल की वर्किंग बना लेते हैं साथ ही। तो हमने यहाँ गुडविल की वर्किंग बना ली। तो हमने कहा आज यहाँ पे जो कंसिडरेशन निकलती है ना कि सब्सिडरी को खरीदने के लिए हमने कितने पैसे किए, आज वो बड़ी जरा टेढ़े तरीके से निकलेगी। सर कैसे निकलेगी, सबसे पहले पेरेंट ने शेयर इशू किए, शेयर एक्सचेंज हुआ, शेयर, सर वो कैसे हुआ शेयर एक्सचेंज, या वर्किंग छोटी सी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सर सब्सिडरी के शेयर कैपिटल था 20,000, इसमें से हमने एक्वायर किया था 75% सब्सिडरी का। ठीक है, ये आगे हमारे पास 20,000 शेयर थे, 20,000 शेयर में से हमने एक्वायर किए 75% शेयर। और हमने क्या किया सर, हमने हर 3 शेयर के बदले पेरेंट के 2 शेयर दिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
हमने दिए कितने, 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। डिवाइडेड बाय कैसे करेंगे, पी ओवर एस, पेरेंट के 2 दिए, ठीक है, हर 3 के बदले, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उस दिन की शेयर प्राइस क्या थी, 3.20। तो सर ये जो सारा काम है मैंने एक वर्किंग के अंदर लिख दिया ताकि तुम लोगों को याद रहे। अगर किसी को ये चीज ना समझ आई तो सिंपल मैंने यही काम किया जो मैंने यहाँ पे तुम्हें पेन से समझाया था। तो हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया 32,000 से, बस हमने ये करना है। प्लस याद रखना कि ये 32,000 से तुमने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि ये पेरेंट ने एक्वायर किए हैं, पेरेंट ने इशू किया है शेयर, तो तुम लोगों ने शेयर कैपिटल जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसकी भी एंट्री करनी है और इसकी भी डबल एंट्री पूरी करनी है। तो जब हम यहाँ बना रहे होंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, आके ये तुम्हारे पास शेयर कैपिटल दिया हुआ है, पेरेंट के शेयर कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे 10,000, ठीक है। शेयर कैपिटल को हमने कितनी वैल्यू से क्रेडिट किया, 10,000 से, और शेयर प्रीमियम का भी हम अलग से एक शेयर प्रीमियम बनाएंगे और उसके अंदर 22,000 लिख देंगे। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करेंगे तो हमने अपनी एंट्री पूरी करनी है, जस्ट ये याद रखना। उसके बाद हमने लोन नोट इशू किए, तो फिर हम दोबारा से इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, हम यहाँ आएंगे, हम कहेंगे शेयर एक्सचेंज के बदले इतना, और लोन नोट जो हमने इशू किए, तो लोन नोट्स इशू करते हुए हमने क्या किया, हमने कहा कि सब्सिडरी के जितने भी शेयर तुमने एक्वायर किए हैं, जितने भी शेयर तुमने एक्वायर किए, हमने कहा 20,000 शेयर एक्वायर, 20,000 शेयर में से हमने 75% एक्वायर किए, ठीक है। हर 100 शेयर्स के बदले आपने एक बॉन्ड देना है, तो हमने कहा कितने 100 शेयर हैं, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 100, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि फेस वैल्यू से कि एक बॉन्ड कितने का इशू करेंगे हम, सिंपल सी बात है। तो इसको ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली जवाब आ जाएगा कि कितनी वैल्यू के तुमने लोन नोट्स इशू किए। सर 15,000 रुपए की वैल्यू के लोन नोट्स इशू किए। पहले वो तुम्हें बता देता था कि तुमने सब्सिडी पूरी कितने की खरीदी, सिंपल सी बात है 45,000 तुमने दिए, ऐसे बता देता था। आज उसने तुम्हें तोड़ के बताया कि इतने के तुमने शेयर इशू किए और इतने के तुमने लोन नोट्स इशू किए। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे तो मैयर नहीं होता, अगर फेयर वैल्यू पे मैयर होता है तो यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी ले लेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, वो कह रहा है डार्गन को पॉलिसी इज टू वैल्यू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन पे आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो, तो हम सिंपल से यहाँ आए, हमने कहा एनसीआई की फेयर वैल्यू, एनसीआई की फेयर वैल्यू। सर वो कैसे निकलेगी एनसीआई की फेयर वैल्यू, अभी हमने यहाँ भी सीखा है कि सर 20,000 शेयर थे टोटल, उसमें से हमने अगर 75% एक्वायर किए तो एनसीआई ने कितने एक्वायर किए होंगे, 25%, ठीक है। और उस वक्त जो है उसकी शेयर की प्राइस कितनी थी, सब्सिडरी के शेयर की प्राइस, सब्सिडरी के शेयर की प्राइस लेनी है यहाँ पे, ठीक है। एनसीआई ने सब्सिडरी का शेयर खरीदा होगा मार्केट से, तो यहाँ पे सब्सिडरी के शेयर की प्राइसेस आपको सवाल के अंदर दी हुई है। ये देखो कि पेरेंट ने जो अपने शेयर इशू किए थे वो इशू किए थे 3.20 पे, लेकिन सब्सिडरी ने जो शेयर इशू किए थे वो 1.80 पे किए थे, वो 1.80 पे किए थे। तो हमने एनसीआई की वैल्यू निकाल रहे थे कि एनसीआई ने 75%, 15,000 में, 20,000 में से 25% खरीदा, यानी 5,000 शेयर खरीदे, और हर शेयर पेरेंट उसने, सॉरी, एनसीआई ने कितने का खरीदा, 1.80 का, 1.80 का खरीदा। तो एनसीआई की फेयर वैल्यू क्या थी डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर, सर 9,000। बस अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, ठीक है, जो हम एक्विजिशन डेट पे होंगे हमारे पास, वो वर्किंग वन से आ जाएंगे, नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी सर, गुडविल की वैल्यू। अच्छा, अब हम अपनी नेट एसेट्स की वर्किंग के ऊपर आते हैं और बारी बारी एडजस्टमेंट को नॉकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अच्छा, पहली एडजस्टमेंट को देखते हैं, दूसरी तो हमने देख ली। वो कह रहा है डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ लेट्रिको एसेट्स वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट। लेट्रिको के जितने भी एसेट्स थे ना उनके सारों की कैरिंग अमाउंट जो है ना और फेयर वैल्यू आपस में बराबर थी। तो हमने कहा मसला कहाँ है, वो कह रहा है हाउएवर द लेट्रिको ऑपरेट्स अ माइन, एक माइन चलाता है, ठीक है, उसके पास, विच रिक्वायर टू बी डीकमिशनिंग इन 5 ईयर टाइम, 5 साल बाद ना हमें से डीकमिशन करना पड़ेगा, माइन को तबाह करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द डीकमिशनिंग कॉस्ट बाय द लेट्रिको। सब्सिडरी ने जो आगे 5 साल बाद माइन उड़ानी है उसकी कोई प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं की अपने पास किताबों में। हमें पता है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल डी कमीशनिंग, अगर आप लोगों ने पढ़ा और डी कमीशनिंग को एसिड की कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद, और आहिस्ता आहिस्ता हम ओवर द पीरियड लाइबिलिटी बुक करते रहते हैं और इंटरेस्ट बुक करते रहते हैं, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने अपने लेक्चर में काफी डिटेल से बताया हुआ है।
द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग इज एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन। जी प्रेजेंट वैल्यू है 4 मिलियन की। हमें करना ये चाहिए था कि हमें पीपी को डेबिट करना चाहिए था। हम डीकमीशनिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। 4 मिलियन से पीपी डेबिट करना था और डीकमीशनिंग कॉस्ट लाइबिलिटी एक 4 मिलियन से अपने पास क्रेडिट करनी चाहिए थी हमें। ये हमें करना चाहिए था, हमने ये काम नहीं किया हुआ। ठीक है, विल बी पेड इन द 4 ईयर टाइम। अब हम कहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, 4 मिलियन की लाइबिलिटी और 4 मिलियन का एसेट हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ना। तो हम क्या करते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर फेयर वैल्यू पीपी। अपने पास सबसे पहले हमने क्या किया, पीपी को रिकॉर्ड कर लिया 4,000 से। हमने कहा 4,000 से पीपी डेबिट, और लाइबिलिटी भी याद रखो तुमने रिकॉर्ड करना है, एंट्री अपनी पूरी करोगे। फेयर वैल्यू लाइबिलिटी, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी। तुम नेट एसेट्स की वर्किंग बना रहे हो, नेट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, या तुम्हारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसे कर लो। तो तुम्हारे एक साइड से एसेट बढ़ा और एक साइड से तुम्हारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो 4,000 रुपए से तुम्हारे एसेट बढ़े और 4,000 से तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो नेट इंपैक्ट इसका क्या आ जाएगा, जीरो ही होगा। ठीक है, इसका नेट इंपैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अब रिपोर्टिंग डेट पे तुम क्या करते हो कि तुम डेप्रिशिएटेड गेन लेते हो। डेप्रिशिएटेड गेन, तुम्हें याद होगा मैंने इसके ऊपर काफी बार बोला हूँ कि 4,000 तुम्हारा गेन है और 5 साल बाद तुमने डीकमीशन करना है। तुमने अपने पास ये एंट्री कब की सर, ये कम जनवरी वाले दिन, एक्विजिशन वाले दिन, ये कम जनवरी 2006 पे। रिपोर्टिंग डेट है तुम्हारा 31 मार्च, तो 3 महीने गुजर चुके हैं। तो तुमने 3/12 किया तो 200 आया तुम्हारे पास जवाब। ये डेप्रिसिएशन है जो तुमने रिकॉर्ड करनी है अपने पास। ठीक है, तो हमने कहा सिंपल सी बात है, किधर है एक्सेल, 200 रुपए का तुमने डेप्रिशिएटेड गेन रिकॉर्ड करना है। तो तुमने अपने पास पीपी को, हमने कहा 4,000 से हमने पीपी दोबारा रिकॉर्ड किया, और अब हमने डेप्रिशिएटेड पीपी लेना है, तो उसकी डेप्रिसिएशन अलग से रिकॉर्ड कर लो। डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी सर वो कितनी है, 200 माइनस 200। और सर आपकी जो लाइबिलिटी है उसको भी तो आपने रिकॉर्ड करना है रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। लाइबिलिटी 4 मिलियन की सर लाइबिलिटी है। अब आप इसके ऊपर इंटरेस्ट बुक करोगे, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और आपकी प्रोविजन क्रेडिट, जो आपकी डी कमीशनिंग कॉस्ट है उसको क्रेडिट कर दो, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट कर दो। इसके लिए डिस्काउंट रेट उसने आपको दिया हुआ है सर 8%। तो 4,000 हमारा इंटू 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 80 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, 80 रुपीज का सर ये आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये डी कमीशनिंग लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड हुई थी सर 4,000 पे, उसमें 80 रुपए मजीद ऐड हो गए रिपोर्टिंग डेट तक। 4,000 पे हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी, तो रिपोर्टिंग डेट पे हम 4,080 रुपए की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई मसला परेशानी हो तो पूछ ले। ये मैंने वर्किंग कैसे की है, तुम ऐसे भी कर सकते थे। तुम कहते कि ये 4,000 रुपए की लाइबिलिटी है ना, इस लाइबिलिटी तुमने रिपोर्टिंग डेट पे रिकॉर्ड की, और लाइबिलिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट है अब वो अलग से रिकॉर्ड करे, लाइबिलिटी इंटरेस्ट। तुम कहते कि 80 रुपए का इंटरेस्ट है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब तुम्हारे पास यहाँ नेट एसेट्स ये आगे रिपोर्टिंग डेट पे और एक्विजिशन डेट पे ये आगे। ठीक है, अब तुमने इस चेंज को पेरेंट और एनसीआई में तकसीम करना है। पेरेंट एनसीआई, सर चेंज है कितना, रिपोर्टिंग डेट तक ही एसिड्स हैं, एक्विजिशन डेट पे एसिड्स है, 1720 का चेंज है। तो पेरेंट है इस चेंज का 75% मालिक, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 0.75 से। ठीक है, ये आ गया पेरेंट का हिस्सा, और सर इसका जो है 0.25 वो आ गया एनसीआई का हिस्सा। किसी को यहाँ तक नेट एसिड्स की वर्किंग ना समझ आइए तो मुझसे पूछ सकता है। नेट एसिड्स की वर्किंग ना समझ आइए तो मुझसे पूछ सकता है। 5 मिनट का ब्रेक है, नेट एसिड्स की वर्किंग के अंदर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो। क्या हुआ सर, मैंने सिर्फ फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड किया कि हमने एक अपने पास
प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। तो हमें एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट के ऊपर क्या करना होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, आपने एक्विजिशन डेट के ऊपर क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसको ऐड कर दो, और रिपोर्टिंग डेट पे आपने क्या लेना होता है, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू, डेप्रिशिएटेड फेयर वैल्यू। अब मैंने क्या किया सर, ये एंट्री की भी नहीं थी, मुझे करना चाहिए था पीपी डेबिट और एक लायबिलिटी क्रेडिट करनी चाहिए थी। मैंने एक्विजिशन डेट पे पीपी को भी डेबिट कर दिया अपनी वर्किंग में जाके, 4,000 रुपए से पीपी रिकॉर्ड भी कर लिया, और लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव साइन लिखूंगा। यही काम मैंने रिपोर्टिंग डेट पे भी किया कि 4,000 से एसेट भी रिकॉर्ड कर लिया, 4,000 से लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मैंने यहाँ डेप्रिशिएटेड गेन लेना है। 3 महीने गुजर गए थे तो हमने कहा कि 4,000 रुपए का गेन था वो 5 साल चलेगा, इसमें से 3/12 200 रुपए का गेन जो अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है, तो हमने इसमें से 200 रुपए माइनस भी कर दिया सर, सिंपल सी बात है। और फिर हमने कहा कि सारी ये जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड की है हमने अपने पास, इस लाइबिलिटी के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी तो बुक करना है, क्योंकि इसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने ये नहीं समझा हो तो आईएफआरएस 15 या आईएस 16 के मेरे लेक्चर्स जाके अच्छे तरीके से देख लेना, वहां पे मैंने काफी डिटेल से ये बात की हुई है, 20 सवाल करवाए आप लोगों को। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, फिर आपने क्या किया कि सर आपने कहा कि 80 रुपए का इंटरेस्ट भी आप बुक कर लें अपने पास, तो ये हमने सिर्फ अपनी वर्किंग के अंदर दिखा दिया। किसी को इस वर्किंग में कोई मसला परेशानी हो तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं 5 मिनट बाद कंटिन्यू करता हूँ आगे। मेजरली हमारे पास यही दो वर्किंग थी सर, और ये दो वर्किंग हमने अच्छे तरीके से कनकर कर ली। 5 से 10 मिनट का ब्रेक आपका, इंशाल्लाह ताला हम 3:40 पे स्टार्ट करते हैं अगेन।
तो जी बच्चों स्टार्ट करें दोबारा से, एंड करते हैं क्वेश्चन को। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो चैट बॉक्स में। जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो चैट बॉक्स में, अगर कोई तुम में से जिंदा बैठा है तो। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 80 का दोबारा बता दो। मैं कह रहा था कि मैंने अपने पास, उसने एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की हुई थी सब्सिडरी ने। तब हमने क्या किया, उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया अपने पास, पीपी डेबिट और डी कमीशनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी, ठीक है, प्रेजेंट वाली पर रिकॉर्ड की। इस लाइबिलिटी को हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है, ठीक है। हमने अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री की, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग कॉस्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 80 रुपए से, ठीक है। वो कैसे निकला सर, 4,000 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी, उसके ऊपर 8% हमारा इंटरेस्ट रेट और 3/12 3 महीनों का हमने इंटरेस्ट बुक कर दिया। एक्विजिशन डेट थी 1 जनवरी 2006 और हमारी रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2006, तो 3 महीनों का इंटरेस्ट हमने बुक कर दिया। अब सर ये सारी एंट्रीज कहाँ कहाँ जानी है, ये सारी एंट्रीज हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के फेस के ऊपर लेके जानी है, ठीक है। तो ये पीपीई जो सर हमारे सामने नजर आ रहा है, 4,000 रुपए का हमने पीपीई डेबिट किया, यानी पीपीई को हमने इंक्रीज किया 4,000 से। तो हम इसको क्या करेंगे सर, सिंपली आके अपने पास पीपीई के अंदर ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ ऊपर जाके लिख लेते हैं कि जब हम पीपीई बना रहे होंगे तो हमने यहाँ के 4,000 रुपये का कर देना सर ऐड, सब्सिडी के एसिड्स के अंदर। और हमने एक डी कमीशनिंग लाइबिलिटी जो है अपने पास बुक कर लेनी है किताबों के अंदर, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी 4,000 रुपए की हमने बुक कर लेनी है सर। यहाँ आके हम इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमने इन्वायरमेंट खराब किया है माइनर हटानी है यहाँ से। ऐसे करके हम एक इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे 4,000 रुपये ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया, कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस सर बुक हुआ, ये किसने बुक किया अपनी बुक्स में, सब्सिडरी ने बुक किया। तो सब्सिडरी ने जब बुक किया तो सब्सिडरी के हमने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सब्सिडरी के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो सब्सिडरी के एसेट्स कम होंगे, यानी प्रॉफिट कम होंगे, तो हमने यहाँ के नेट एसेट्स में उसका 80 रुपए का इंटरेस्ट दिखा दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस सब्सिडरी ने डेबिट किया और अपने पास क्या किया, पीपी को क्या कर दिया, सॉरी, पेबल जो उसकी डी कमीशनिंग लाइबिलिटी थी उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ के माइनस कर दिया, और जो डी कमीशनिंग लाइबिलिटी है 4,000 रुपये हमने बुक की थी, उसमें हमने 80 रुपये मजीद इंक्रीज कर दिए। तो हम यहाँ पे जो 4,000 रिकॉर्ड किया था हमने इसमें 80 रुपये मजीद ऐड कर दिया। तो अब हमने अपने पास सिंपल देख लिया कि हम इसकी क्या क्या एडजस्टमेंट कैसे कैसे करेंगे। तो सर ये रिकॉर्ड नहीं की हुई थी दो चीजें, लाइबिलिटी और एसेट, तो हमने ऊपर जाकर लाइबिलिटी एसेट में भी रिकॉर्ड कर दिया 4,000 और यहाँ लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड कर दिया। और जो इंटरेस्ट था उसका एक्सपेंस वाली फिगर हम नेट एसेट्स में ले गए, और जो दूसरी पेबल वाली फिगर है वो हमने लाइबिलिटी के अंदर जाके दोबारा से 880 रुपये ऐड कर दिए। किसी को कोई मसला परेशानी यहाँ तक? इसको मैं रेज कर लूँ, फिर मैं अगली एडजस्टमेंट की तरफ चलता हूँ। चलें, समझ आ गया सलमान को, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ गुडविल निकाल लेता हूँ सर। नेट एसेट्स तो मेरे पास एक्विजिशन डेट पे निकल आए हैं ना अब। तो एक्विजिशन डेट के ऊपर मेरे नेट एसेट्स कितने थे सर, ये मेरे पास नेट एसेट्स दिए हैं, ठीक है, ये मेरे पास आ गए नेट एसेट्स। तो सर यहाँ पे गुडविल की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, मेरे पास गुडविल आ जाएगी 11,000 रुपए की। तो सर ये मेरे पास गुडविल आ गई। वर्किंग नंबर 3 हम कर लेते हैं यहाँ पे। वर्किंग नंबर 3 क्या होती है सर, हमारी ग्रुप रिजर्व्स की। ग्रुप रिजर्व में पेरेंट की रिटेन अर्निंग सबसे पहले सर, पेरेंट की कितनी रिटेन अर्निंग है सवाल में दी हुई है। तो हम जाके देख लेते हैं पेरेंट की रिटेन अर्निंग कितनी दी है सवाल के अंदर। पेरेंट की रिटेन अर्निंग दी हुई है आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 20,000, और इस साल पेरेंट ने प्रॉफिट कमाया है 16,000 रुपए का। तो पेरेंट की टोटल रिटेन अर्निंग यानी क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है सर, 36,000 रुपए। तो हमने कहा यहाँ पे लिख लेते हैं ये कैसे बनी है, 20,000
प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर जो पेरेंट ने कमाया है 16,000, तो ये पेरेंट की क्लोजिंग रिटेन आ गई, रिटेन अर्निंग्स आ गई आपके पास 36,000। तो उसके बाद सर पोस्ट एक्विजिशन जो सब्सिडी से कमाया पेरेंट ने, एक्विजिशन के बाद पेरेंट ने जो सब्सिडी से पैसे कमाए हैं सर, वो अभी आपने निकाल के रखे थे यहाँ पे। पेरेंट ने कमाया सर 1,200 रुपये। ठीक है, उसके अलावा अभी तक हमने और कोई एडजस्टमेंट जो है वो अभी तक नहीं देखी। हाँ, एक एडजस्टमेंट हमने सिंपल सी देखी थी जिसकी हमने अभी तक यहाँ पे वो नहीं ली। वो क्या थी? वो ये थी कि सर मैंने आपको बोला था कि ये जो इंटरेस्ट है सर, ये पेरेंट ने अपनी किताबों में बुक करना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास, एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट किसकी किताबों में बुक हो रहा है सर? पेरेंट की किताबों में बुक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट के ग्रुप रिजर्व में से ये 300 रुपये माइनस कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन नोट डेबिट, लोन नोट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन नोट्स सर कितने से 300 रुपया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट हुआ तो ग्रुप रिजर्व को कम कर दिया हमने, और एक्रूड इन जो हमने एक्रूड इंटरेस्ट बुक करना था अपने पास, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे सर। तो ऊपर बैलेंस शीट में आके हम एक्रूड इंटरेस्ट नाम की एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे हमने इन्वायरमेंटल का लिखा है, हम यहाँ करंट लाइबिलिटीज के नीचे लिख लेते हैं कि 300 रुपये का एक रूड इंटरेस्ट है जो हमने यहाँ बैलेंस शीट में लेके जाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हुए। तो हमने ये भी लिख लिया अपने पास। तो सर अभी हमें पता लग गया कि अभी तक हमारी जो लाइबिलिटीज हैं, सिंपल सी इन्वायरमेंटल लोन नोट्स के लिए 5,000 रुपये की लाइबिलिटी आ रही है हमारी पेरेंट की। ठीक है, उसके अलावा जो हमने अपनी तरफ से बुक की वो कितनी है, 4,080 और 300 एक आई है हमारे पास। अच्छा, इस लोन नोट्स में हमने फिगर ऐड नहीं की, ये देख लो किधर है वो लोन नोट्स। हमने 15,000 रुपए के मजीद लोन नोट्स इशू किए थे। तो इन्वेस्टमेंट को तो हमने गुडविल में डेबिट कर दिया था, लेकिन 15,000 के लोन नोट्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो यहाँ आगे 15,000 के ये जो लोन नोट्स लिखे हैं उसके साथ 15,000 मजीद ऐड कर देंगे कि मजीद हमने लोन नोट्स इशू किए। और तो कोई चीज़ हमने इशू नहीं करनी थी ना। हाँ, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया था गुडविल में, ये हमने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में जाके वर्किंग में देखो लिख दिया 10,000 और 22,000। ये देखो 10,000 यहाँ लिख दिया और 22,000 यहाँ लिख दिया था कि ये ऐड कर देंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर अगली एडजस्टमेंट में थी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट की ये गुडविल में चली गई थी और लोन नोट्स में 15,000 ऐड कर दो। तो नीचे आके हमने 15,000 यहाँ पे ऐड कर दिया कि जब अभी कंसोलिडेट करेंगे तो यहाँ 15,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसी लोन नोट के ऊपर 3 महीनों का इंटरेस्ट बुक किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया। एक्सपेंस डेबिट कहाँ किया सर? कंसोलिडेटेड, क्योंकि ये पेरेंट ने पे करना है इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ आके पेरेंट की हमने ग्रुप रिजर्व को कम कर दिया, और 3 महीनों के इंटरेस्ट पेबल जो है वो किताबों में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमने जाके रिकॉर्ड कर लिया। ये यहाँ पे अपनी तरह से एक कॉलम बनाया एक्रूड इंटरेस्ट, और 300 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कर लिया रिकॉर्ड। पहली एडजस्टमेंट होगी, दूसरी एडजस्टमेंट होगी, तीसरी एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट में वो क्या कहता है, वो कह रहा है द इन्वेंट्री ऑफ लैटरी को इंक्लूड्स, सब्सिडरी की इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ है क्या? गुड्स बॉट फ्रॉम द डार्गेंट को फॉर 2.1 मिलियन, 2100 रुपए की आपने गुड्स खरीदी हैं। ठीक है, पेरेंट ने बेची है सब्सिडरी को, और ये सब्सिडरी की किस में पड़ी हुई है सर? इन्वेंट्री के अंदर पड़ी हुई है। इन्वेंट्री के अंदर ये पड़ी हुई है। डार्गेंट को अप्लाइज कंसिस्टेंट मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 40% व्हेन अराइविंग इट सेलिंग प्राइस, 40% मार्कअप के ऊपर हमने चीजें बेची हुई हैं। तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। मैंने आपको कहा था कि जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज अटैच होती है आपने उसको 100 एज्यूम करना है। तो किसके साथ अटैच है? कॉस्ट के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 40 प्रॉफिट आपका, और सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 140। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दी हुई है 2.1, हमने कहा ये 140 पे पड़ी है, हमने ये देखना है 40 प्रॉफिट कितना है। इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट कितना बुक किया हुआ। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल ये कर लिया हमने। अच्छा, उसके बाद मजीद मजीद कुछ हुआ। वो कह रहा है ऑन 28 मार्च 2006 द डार्गेंट को डिस्पैच गुड्स टू लेटरी को विद सेलिंग प्राइस ऑफ 70,000। हमारे पास 7 लाख रुपए की जो गुड्स है ना, वो भी हमने 28 मार्च को भेजी है, पेरेंट ने भेज दी है। दीज वर नॉट रिसीव्ड बाय द लेटरी को, लेटरी को अभी तक मिली ही नहीं है। आफ्टर द ईयर एंड, ईयर एंड के बाद तक अभी नहीं मिली। सो वी हैव नॉट इंक्लूडेड इन द अबव इन्वेंटरी, तो हमने इसको ऊपर वाली दी हुई इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड भी नहीं किया हुआ। तो हमने कहा हमसे क्या करवाना चाह रहे हो, अगर उसको नहीं मिली हुई तो क्या करें हम? एट 31 मार्च 2006 डार्गेंट को रिकॉर्ड शोज अ रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम द लेटरी को
एट 31 मार्च 2006 डार्गन को शोड अ रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम द लेटरी को 3 मिलियन। हमारे पेरेंट की किताबों में रिसीवेबल आ रहा है, सब्सिडरी से लेना है 3,000 रुपए का। वो कह रहा है 3,000 रुपए का सब्सिडरी से रिसीवेबल आ रहा है। दिस डिफर्ड टू द इक्विवेलेंट पेएबल इन द लेटरी को रिकॉर्ड इन द गुड्स ट्रांजिट। गुड इन ट्रांजिट की वजह से जो रिकॉर्ड है ना, उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है। मतलब कि अब मैं सिंपल सी कहानी आपको समझाता हूँ क्या हुआ है ये सारी। वो आपको कह रहा है अगर मैं ये इन्वेंट्री की वर्किंग करूँ आपके लिए, वो कहता है हुआ कुछ यूं है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेची। सबसे पहली लाइन में लिखा पेरेंट टू सब्सिडरी, पेरेंट ने सब्सिडरी को इन्वेंट्री बेच दी। हमने कहा हमें इस इन्वेंट्री से मसला है। एक बंदे ने इन्वेंट्री बुक अपने पास ओवरस्टेट की होगी और एक ने प्रॉफिट बुक किया होगा। हमने एक की किताबों से प्रॉफिट उल्टाना है, एक की किताबों से इन्वेंट्री को वापस लाना है उसकी पोजीशन के अंदर। सबसे पहले इन्वेंट्री वो कह रहा है 2.1 मिलियन की इन्वेंट्री किताबों में पड़ी हुई है, इसके ऊपर तो कोई मसला ही नहीं है। हमने कहा 2100 बन जाएगा ये, ठीक है, 1000 में रुपीज इन 1000 में सवाल लेके चल रहा हूँ। प्लस उसने कहा कि ऐसी भी इन्वेंट्री है जो 28 मार्च को आपकी किताबों से निकल चुकी है, पेरेंट की किताबों से निकल चुकी है और सब्सिडी की किताबों में अभी तक पहुंची नहीं है। आप अज्यूम करके चलो आप ये अज्यूम करके चलो कि ईयर एंड तक द इंट्रा ग्रुप रिकंसिलेशन शुड बी अचीव्ड बाय अज्यूमिंग दैट द लेटरी को हैड रिसीव्ड द गुड्स इन ट्रांजिट बिफोर द ईयर एंड। आप ये अज्यूम करके चलो कि सब्सिडरी को ना वो मिल गई है इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री मिल गई है। तो सर 7,000 की इन्वेंट्री चली थी पेरेंट की किताबों से, पेरेंट की किताबों से निकल के वो गई सब्सिडरी के पास। हमने कहा वो सब्सिडरी के पास आ रही होगी, तो हमें सबसे पहले मसला आया उस 7,000 रुपए की इन्वेंट्री से। हमने कहा ये 7,000 रुपए की इन्वेंट्री जो है अपने पास गुड्स इन ट्रांजिट के तौर पर रिकॉर्ड कर लो। उसने कहा आप अज्यूम करके अपने पास कि उसके पास पहुंच गई हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। 7,000 जो सॉरी 700 रुपए की इन्वेंट्री हमने इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब टोटल इन्वेंट्री जिससे हमें मसला है ना सर, वो मसला है, इसका टोटल कर लो। ये इन्वेंट्री 2800 रुपए की जिससे हमें मसला है, ये आपस में एक दूसरे को बेची है और खरीदी है। अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया। उन्होंने कहा कि भाई ये सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पड़ी है 140 पे, हमें चाहिए प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो हमारे पास जवाब आ गया 800, हमारे पास जवाब आ गया 800। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट की अगर मैं फिगर निकालूं तुम्हारे लिए, प्रॉफिट की फिगर है कि भाई टोटल इन्वेंट्री है 2800 की, ठीक है, इसको डिवाइड बाय करो, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 140। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट की फिगर आ गई। और वो प्रॉफिट की फिगर कितनी है सर, 800। ये वो प्रॉफिट है जो हमने रिवर्स करना है। ठीक है, ये वो प्रॉफिट है जो हमने रिवर्स करना है। तो हमने कहा सर पेरेंट ने बेची है, चूंकि पेरेंट ने बेची हुई है तो पेरेंट ने अपने पास प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, इन्वेंट्री ओवरस्टेट हुई पड़ी होगी। हम पेरेंट के ग्रुप रिजर्व्स के अंदर आए, हमने कहा पेरेंट भाई आपने जो ये इन्वेंट्री बेची हुई है और इसके ऊपर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है URP अनरियलाइज प्रॉफिट, हमें इससे मसला है, 800 रुपए का प्रॉफिट अपनी किताबों से उल्टा दो। ठीक है, और हमने जाके इन्वेंट्री में से भी 800 रुपए का कर देना सिंपल माइनस, सब्सिडरी की इन्वेंट्री में से 800 रुपए माइनस कर देना। तो ये सब्सिडरी की इन्वेंट्री आ रही है, इसमें से हमने 800 माइनस कर देना। अब रोला सिर्फ इतना ही नहीं था सर, थोड़ा सा और मजीद मसला भी था। प्लस सर आपने गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करनी थी 700 रुपए की। अभी जो हमने गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, कि वो चीजें अभी पेरेंट की किताबों से निकल चुकी थी और सब्सिडी की किताबों में नहीं पहुंची थी। तो आपका सवाल वाला कह रहा है ज्यूम करो कि सब्सिडी की किताबों में पहुंच गई है, तो हमने गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लिया और जो गुड्स इन ट्रांजिट थे और जो हमने सबसे पहले ही चीजें बेच दी थी उन सबका प्रॉफिट भी उल्टा दिया। अच्छा, अब कोई रिसीवेबल पेएबल की आपस में मसला है इन दोनों का, आपस में इन दोनों का कोई रिसीवेबल पेएबल है, उसका मसला आ रहा है। वो कह रहा है आपको, इस एंट्री को दोबारा से पढ़ते हैं। वो कह रहा है 31 मार्च हमारे ईयर एंड के ऊपर खड़े होकर देखो और सोचो। हमने कहा जी क्या कह रहे हो आप। 31 मार्च वाले दिन सर डार्गेंट को पेरेंट की किताबें दिखा रही हैं रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम सब्सिडरी। पेरेंट की किताबों में एक रिसीवेबल आ रहा है 3,000 रुपए का, पेरेंट की किताबों में एक रिसीवेबल आ रहा है 3,000 रुपए का, सब्सिडरी की किताबों में एक पेएबल नजर जितना भी आ रहा होगा वो देखते हैं कितना है, क्या बराबर है। वो कह रहा है पेरेंट की किताबों में 3,000 का रिसीवेबल है, दिस इज डिफर्ड
इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। इक्विवेलेंट पेएबल इन द लेटरी को रिकॉर्ड ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट। लेटरी, अब पूरी कहानी ये हुई थी कि ऊपर वाला 2100 रुपया पड़ा हुआ था, ये ऐसे समझ लो। पेरेंट ने अपने पास से 700 रुपए की इन्वेंट्री भेज दी सब्सिडरी को, वो सब्सिडरी तक पहुंची नहीं। जैसे ही पेरेंट ने भेजी तो पेरेंट ने अपने पास रिसीवेबल डेबिट कर लिया, ठीक है, और इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। अब वो क्योंकि सब्सिडरी के पास पहुंची नहीं, तो सब्सिडरी ने अपने पास इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट की एंट्री नहीं की। तो वो यही कह रहा है कि आपके पास रिसीवेबल तो नजर आ रहा है 3000 रुपए का पेरेंट की किताबों में, चूंकि इन्वेंट्री पहुंची ही नहीं थी सब्सिडरी के पास ईयर एंड तक, तो सब्सिडरी ने अपने पेएबल को इंक्रीज ही नहीं किया था। तो दोनों के पेएबल रिसीवेबल के दरमियान जो फर्क आ रहा है वो गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से आ रहा है। हमने कहा इसका मतलब, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि 700 रुपए की गुड्स इन ट्रांजिट है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा होगा, इसने अपने पास रिकॉर्ड की होगी लाइबिलिटी, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट की वजह से डिफरेंस है। 3000 रुपए का रिसीवेबल गुड्स इन ट्रांजिट माइनस करो तो इसका मतलब उसकी किताबों में 2300 रुपए का पेबल आ रहा होगा, क्योंकि बाकी जो 700 का पेबल है, क्योंकि उसके पास इन्वेंट्री पहुंची नहीं, तो 700 का पेबल रिकॉर्ड ही क्यों करेगी सब्सिडरी, ठीक है, उसकी किताबों में ही आ रहा होगा पेबल। तो हमने सिंपल सा कहा कि भाई अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। उसने कहा कि आप सिंपल ये समझो कि गुड्स इन ट्रांजिट पहुंच चुकी हैं, पहुंच गई हैं, तो उसने अपने पास पेबल और रिसीवेबल की एंट्री कर ली होगी, आपस में इन दोनों का 3000 रुपए का पेबल और रिसीवेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी तक मसला ये हुआ था, और अगली लाइन में उसने लिख के कहा कि भाई आपने इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल को अगर रिकनसाइल करना है ना, तो आप इतना सा समझ लो मेरी बात को, ये कि इन दोनों की जो इन्वेंट्री फंसी हुई थी ना, गुड्स इन ट्रांजिट थी, वो पहुंच गई ईयर एंड तक। हमने कहा पहुंच गई, तो उसने भी अपना पेबल 2300 से बढ़ा के 3000 कर दिया होगा। तो सिंपल सी बात है, पेबल रिसीवेबल हमने आपस में उल्टाने हैं। हम यहाँ पे आए ट्रेड रिसीवेबल, हमने कहा भाई इसमें से 3000 रुपया पेरेंट आपको मैंने नहीं लेने, और सब्सिडरी सब्सिडरी बहना आप इसमें से 3000 रुपये कहो कि मैंने देने ही नहीं है, ठीक है। आप एक बंदा कहे कि मैंने 3000 रुपये लेने नहीं है, और दूसरा कहे कि मैंने 3000 रुपये देने ही नहीं, तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में से भी वो अमाउंट उल्टा दी, ठीक है, और उसके बाद हमने करंट लाइबिलिटीज में से भी वो अमाउंट उल्टा दी, और हमने 80 जो 70 रुपए की गुड्स इन ट्रांजिट थी उसको 700 रुपए की, सॉरी, वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, और जो उन दोनों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ था उसको हमने रिवर्स कर दिया। किसी को इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई मसला? किसी को इस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई मसला? सर किसी को इस ट्रांजेक्शन में कोई मसला है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को कोई मसला नहीं है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सर यहाँ पे हमने यूआरपी ले ली थी, अब हम चलते हैं लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। वो कह रहा था इन्वेस्टमेंट, क्या द इन्वेस्टमेंट इन एमरे को रिप्रेजेंट द 30% ऑफ इट्स वोटिंग राइट। हमने किसी और जगह एमरे को के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो हम ऊपर आए, हमने आके देखा कि क्या हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ जी, नॉन करंट एसेट में नजर आ रहा है कि हमने ना यकम अप्रैल के ऊपर 4500 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी के अंदर। तो ये कंपनी हमारी क्या एसोसिएट तो नहीं है, चेक कर लो। सर वो कह रहा है आपने 30% शेयर एक्वायर किया है, तो जब भी आपने 20% से ज्यादा शेयर एक्वायर किया हो किसी दूसरी कंपनी के, तो वो आपकी क्या बन जाती है, सब्सिडरी, और सॉरी एसोसिएट। और एसोसिएट के लिए हम क्या करते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग, उसके जितने भी प्रॉफिट वो ड्यूरिंग द ईयर कमाती है उसको रिसीव कर, मतलब उसके उसके ऊपर शेयर अपना बुक कर लेते हैं। अच्छा, तो सर इसको इक्विटी अकाउंटिंग के थ्रू हमें अकाउंट फॉर करना चाहिए। 30% ऑफ वोटिंग राइट शेयर कैपिटल आर द डार्गेंट को ने इसके 30% एक्वायर किए अमेरिको के, और यूजेस इक्विटी अकाउंटिंग टू अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट, अपनी भी क्या करते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। एमरेको प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया वो 6 मिलियन, यानी 6000 रुपए का प्रॉफिट। तो सर हमारा हिस्सा कितना होगा, इसमें से 30%, ठीक है। एंड पेड अ टोटल डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर 2 मिलियन, 2 मिलियन का हमने डिविडेंड पे किया, 2 मिलियन का डिविडेंड पे किया। डार्गेंट को हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द अमेरिको, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ डिविडेंड के ऊपर अपना शेयर रिकॉर्ड किया, यानी कि 6000 रुपए में से जो 2000 था ना उसके ऊपर हमने अपना शेयर रिकॉर्ड किया। तो सर हमने पढ़ा था
कि क्योंकि हम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं, पूरे का पूरा जितना भी प्रॉफिट है हम उसमें से अपना शेयर बुक कर लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से। तो सर 6,000 में से 2,000 पे पहले बुक हो चुका है, 4,000 पे मजीद ऐसा है जिसके ऊपर हमने अपना शेयर बुक कर लेना है। तो हम सिंपल से आएंगे यहाँ पे और हम कहेंगे पेरेंट के ग्रुप रिजर्व के अंदर हम कहेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। और सर वो कैसे निकलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये नीचे इसकी वर्किंग कर देता हूँ, ठीक है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा कि तुम लोग 6,000 में से माइनस कर दोगे 2,000 जिसके ऊपर तुम पहले बुक कर चुके हो, यानी 4,000 के ऊपर तुम 4,000 का 30% ले लोगे, सिर्फ अपना शेयर बुक कर लोगे, ठीक है। ये आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। तुम्हारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी सर 1,200। नीचे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग बना लो, जो तूने बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाने थे, इन्वेस्टमेंट इन। तो सर ये तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग आ गई एट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट थी डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर सर? 4,500 तुमने ऊपर जाके देखा था, 4,500 की इन्वेस्टमेंट की थी, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती होती है सर? जी सर, हमने पिछले 3 दिनों से यही सवाल देख रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी आ गई सर? तो हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास बनता है 5,700। तो ये सर वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है जो बैलेंस शीट के फेस पे जाएगी। तो सर अब हम जाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, और ग्रुप रिजर्व्स का भी हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप रिजर्व में मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आने वाली, ठीक है। तो ग्रुप रिजर्व का अगर मैं टोटल करूँ यहाँ आप लोगों के लिए, तो ये बनता है 37390। तो सर ये आ गई ग्रुप रिजर्व की हमारे पास वैल्यू। तो चलूँ फिर बैलेंस शीट बनाऊं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है? मैंने तुम्हें एक याद करने का तरीका बताया था कि याद रखना, इस वर्किंग के अंदर इन दो चीजों के अलावा कोई भी चीज नीचे लिखी हुई है, इन दो चीजों के अलावा नीचे कोई भी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, वो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर जरूर जाएगी। तो देखो ये 4,000 तुमने पीपी के अंदर ऐड करना है जाके, ठीक है। और ये लाइबिलिटी के अंदर तुमने 4,000 ऐड कर देना जाके, ठीक है। हमने किया हुआ है, ऑल दो हमने लिखा हुआ है, तुम ना भी लिखते तो तुम्हें यहाँ से भी पता लग जाता कि पीपी में 4,000 ऐड करना है, और लाइबिलिटी 4,000 से इंक्रीज हुई है वहां पे 4,000 ऐड कर देना। और फिर तुमने जो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, अच्छा, जो डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी है उसके लिए तुमने 200 रुपए की ये एंट्री करनी है, ठीक है। पीपी की वैल्यू इससे कम कर देनी है, और 200 रुपए का तुमने यहाँ पे नेट एसेट्स में इम्पैक्ट दिखा दिया कम करके, और ये लाइबिलिटी 80 रुपए की तुमने इंक्रीज करनी है। इसके अलावा मैंने तुम्हें कहा था ग्रुप रिजर्व, ग्रुप रिजर्व में दो चीजें, तीन चीजें सर, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स पोस्ट एक्विजिशन, ये, और सर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा कोई भी चीज अगर यहाँ आएगी तो वो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर जरूर जाएगी। अगर तुमने इनको ले गए हो वहां तक बैलेंस शीट के फेस के ऊपर, तो सर तुम्हारी बैलेंस शीट कभी आउट नहीं हो सकती। तो अब यहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं हम, कंसोलिडेटेड एसओएफपी, ठीक है। कंसोलिडेटेड एसओएफपी बनाने लगे हम। तो सर जरा सी इसको सही कर लेते हैं हम। चलें जी, सवाल को रखते हैं सामने। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सारी चीजों को लाइन बाय लाइन ऐड करते जाते हैं। पीपी, पीपी में सर हमारे पास हर चीज को देखेंगे और एडजस्टमेंट देखते जाएंगे, क्या एडजस्टमेंट कुछ करने वाली है उसके अंदर। सर पीपी हमारे पास आ रहा है 75,200 का। तो हम यहाँ आए और हमने यहाँ से बिस्मिल्लाह, पीपी से पहले सबसे पहले हम क्या चीज लेते होते हैं? गुडविल। तो सर गुडविल जो हमने सवाल में निकाली हुई है, वो मुझे याद पड़ता है 11,000 रुपए की गुडविल। तो सर ये 11,000 रुपए की गुडविल हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आ गया हमारे पास पीपी।
सर पीपी, पीपी सवाल में देखो 75,200 प्लस 31,500, 75,200, ठीक है, प्लस 31500। अब अपने आप से पूछ लो जल्दी से कि पीपी में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए फेस के ऊपर लिखी हुई थी कि हाँ 4,000 ऐड होंगे। अगर तुमने ये ना लिखी होती तो तुम अपनी नेट एसेट्स की वर्किंग में आओ, उसमें आके देखो 4,000 रुपया तुमने रिपोर्टिंग डेट में पीपीई की वैल्यू को इंक्रीज कर देना। तो 4,000 से पीपी की वैल्यू इंक्रीज होगी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। हम यहाँ आए नीचे, हमने कहा कि 4,000 से पीपी की वैल्यू इंक्रीज होगी रिपोर्टिंग डेट पे, हमने प्लस किया 4,000। हमने कहा इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट, इसके अलावा एडजस्टमेंट है सर, ये 200 से डेप्रिसिएशन भी पीपी की रिकॉर्ड करनी है। तो सर ये भी हमने क्या किया, जो जो हम करते जा रहे हैं उसको हम यहाँ कलर रिकॉर्ड करते जाते हैं कि 4,000 हमने ऐड करना था तो हमने ये ले लिया ग्रीन, ठीक है, ये भी हमने ले लिया। 200 रुपए की से हमने वैल्यू कम कर देनी है, तो -200 कर दिया हमने। और तो सर कुछ नहीं रह गया। अब हमारे पास 1,10,500 पीपी की वैल्यू आ गई। किसी को यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई है, ठीक है। ऊपर वाली वर्किंग तुम्हें खुद ब खुद बताएगी तुमने किस चीज में क्या ऐड करना है। इब्राहिम, सलमान, कोई चीज ना समझ आई दोनों बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से। क्लियर है, ठीक है। तो सर हमने बस टिक लगाते जाना है। पीपी के बाद सर आगे क्या दिया हुआ है, पीपी के बाद दिया है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वैसे हमने निकाल के आए हैं ऊपर। इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितनी आएगी वो हमने निकाल दिया सर। बस यहाँ से वैल्यू उठानी है हमने, ये रिजर्व वैल्यू 5,700। उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के बाद हमारे पास आ गया करंट एसेट, उसमें आ गई इन्वेंट्री। तो हमने यहाँ आगे लिखा इन्वेंट्री। देखो मैं यहाँ हेड्स का ख्याल नहीं करता होता, तुम लोगों ने हेड्स बना के रखना है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना। यहाँ मैं सब कुछ ऐसे ही जाने देता हूँ। तो इन्वेंट्री आ रही है सर 19,400 और 18,800। तो पहले तो एज इट इज जो आ रही है वो लिख लो, 19,400 जमा 18,800, 19,400 प्लस 18,800। अब अपने आप से पूछो क्या कोई हमारे पास एडजस्टमेंट तो नहीं है। सर ये देखो एडजस्टमेंट आ रही है, यूआरपी की एडजस्टमेंट आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है। इन्वेंट्री के ऊपर तुमने जो अनरियलाइज रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया हुआ है सर, गेन रिकॉर्ड किया हुआ है। ये 400 800 रुपए से तुम यूआरपी यानी क्या करोगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को उल्टाओगे। और गुड्स इन ट्रांजिट तुमने रिकॉर्ड करनी थी सर 700 रुपए की, ठीक है, 700 रुपए की गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करनी थी। तो बस दो ही एडजस्टमेंट है इन्वेंट्री के अंदर। तो तुम यहाँ आके तुम कहोगे कि ये इन्वेंट्री तो वैसे आ रही थी, इसके अंदर से माइनस कर दो 800 रुपए का यूआरपी, और 700 रुपए की जो है ना अपने पास रिकॉर्ड कर लो गुड्स इन ट्रांजिट। तो तुम्हारे पास जवाब आ जाएगा 38,100, ठीक है, 38,100। ऊपर आया, हमने इसको भी टिक कर दिया। हमने कहा ये 800 भी चला गया। एट द एंड देखना सारी चीजें चली जाएंगी। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद ये अगला हेड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम ही आए रिसीवेबल्स। तो सर हमने लिखा रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास सवाल में, वो कह रहा है आपका रिसीवेबल्स है 14,700 और 12,500, ठीक है, 14,700 और 12,500। तो हमने लिखा 14,700 प्लस 12,500। और मैंने बार बार बताया हुआ है कि आपस के पेएबल रिसीवेबल किसी भी वर्किंग में नहीं आते, चार वर्किंग में से किसी में भी वर्किंग में नहीं आते। ये डायरेक्ट बायर बायर कहाँ जाते हैं सर, ये डायरेक्ट आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाते हैं। आपस के पेएबल रिसीवेबल की एडजस्टमेंट जो भी होती है वो चार वर्किंग में कहीं पे भी नहीं आती, कहीं पे भी नहीं आती। तो बस सर इसमें से हमने क्या करना था, आपस का जो इनका 3,000 रुपए का एक ने रिसीवेबल बुक करना था उसको उल्टा दिया, और एक का पेएबल उल्टा देना है। सिंपल सी बात करनी है, एक का पेबल और एक का रिसीवेबल। रिसीवेबल उल्टा दिया, पेबल आएगा तो पेबल हम रिवर्स कर देंगे। बैंक है हमारे पास 1200 और 600, तो बैंक में कोई एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं थी, तो एज इट इज लिख देंगे जमा करके 1200 जमा 600। तो सर ये आ गया 1,800 रुपया। इसके बाद हमारी एसेट्स वाली जो साइड है ना सर वो टोटल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली साइड। तो एसेट वाली साइड का टोटल हम यहाँ कर लेते हैं, कितना बनता है हमारे पास। सर ये आ गया हमारा टोटल,
अच्छा, अब हम चलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। किसी को एसेट वाली साइड पे कोई मसला परेशानी है तो पूछ लो। एसेट वाली साइड पे किसी को कोई मसला परेशानी, कोई एडजस्टमेंट ना समझ आई हो? चलो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोगों को सब समझ आ गया। अच्छा, हम चलते हैं इक्विटी लायबिलिटी वाली साइड पे। तो ये जी हमारे पास सवाल, वो कह रहा है सबसे पहला पेरेंट के शेयर कैपिटल लेना हमने, ठीक है। पेरेंट के शेयर कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है सर? 50,000। सर यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल, वो भी किसका? पेरेंट का लेते होते हैं। सब्सिडरी का तो वर्किंग वन में चला जाता है। तो हमने कहा एक तो 50,000 सब पेरेंट का शेयर कैपिटल है, प्लस हमने इसके अंदर 10,000 जो पेरेंट ने नए शेयर इशू किए थे सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए, शेयर कैपिटल क्रेडिट किया 10,000 से, वो भी हमने रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये कितना हो गया? 60,000। प्लस हमने कहा कि सर एक शेयर प्रीमियम भी 22,000 रुपए का हमने रिकॉर्ड करना था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जो ऊपर हमने इंट्रीज की थी। ठीक है, तो हमने यहाँ 22,000 रुपए का शेयर प्रीमियम भी रिकॉर्ड कर दिया सर। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ भी था कि 22,000 का शेयर प्रीमियम तुमने रिकॉर्ड करना है और ऊपर ऐड भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद सर जी आपके पास आ जाएंगे ग्रुप रिजर्व्स। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया ग्रुप रिजर्व्स। ग्रुप रिजर्व हमने निकाले में, उसको हम जाके सिंपली ऐड कर देंगे। ये जी हमारे पास ग्रुप रिजर्व है 3790 रुपए के ग्रुप रिजर्व। तो सर ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ ले लेंगे एनसीआई भाई। तो सर एनसीआई की हमने वर्किंग नहीं की हुई, एनसीआई की वर्किंग कर लेते हैं यहाँ, सिंपल सी छोटी सी। तो इसको उठाते हैं यहाँ से, यहाँ एनसीआई की वर्किंग कर लेते हैं। सर एट एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के ऊपर हमारा जो एनसीआई था वो कितने का था सर? अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ पे एनसीआई निकाला था, एक्विजिशन डेट पे उसकी वैल्यू आ रही थी 9,000 रुपये। तो हमने एक्विजिशन डेट पे एनसीआई की वैल्यू निकाली थी 9,000। और पोस्ट एक्विजिशन एनसीआई ने सब्सिडरी से कितने पैसे कमाए सर? एनसीआई ने सब्सिडरी से पैसे कमाया है सर, ये 430 जो हमने शेयर निकाला था। तो एनसीआई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? सर ये एनसीआई की वैल्यू 9430। तो ये एनसीआई है जिसको हमने यहाँ जाके पोस्ट करना है। 9340 सर। तो इसको हमने यहाँ पे पंच कर दिया। अच्छा, उसके बाद सर हमारे पास क्या आ रहा है, देख लेते हैं। उसके बाद जी हमारे पास लोन नोट शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा लोन नोट्स, हमने लोन नोट्स भी रिकॉर्ड करने थे। 50,000 के पहले आ रहे हैं, 15,000 के मजीद रिकॉर्ड कर देने। तो हम यहाँ आए और हमने कहा कि ये जी लोन नोट्स तो 50,000 के पहले आ रहे हैं, और सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए हमने 15,000 के लोन नोट्स पे जो है वो इशू किए हैं। 1500 लोन नोट इशू किए हैं, और हर 100 रुपए का इशू किया, और 15,000 रुपए के इशू किए, तीनों में फर्क है। ठीक है, 15,000 वैल्यू है। तो हमने लोन नोट्स 15,000 प्लस कितना किया, 50,000 के पहले हमने इशू किए हुए थे, किसी को किए होंगे इशू 15,000 सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए हमने किए। तो सर ये हो गया जरा लोन नोट्स का हिसाब किताब। पहले हमने 50,000 के किए थे, सॉरी 5,000 रुपए के किए हुए थे। तो हम इसको 5,000 कर, तो ये हो गया हमारे पास 20,000। उसके बाद, उसके बाद हमने कहा था कि हमने एक इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, 4,080 रुपये रिकॉर्ड करना है इसके अंदर। तो हमने यहाँ इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी अपने पास 4080 से रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, 4,001 और 80 रुपए का उसका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद हमने कहा था कि सर हमारे पास आ रही है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को एज इट इज लिख लेते हैं, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अब करंट लाइबिलिटीज में याद होगा हमने आपस का पेबल रिसीबल 3,000 रुपए से उल्टाना था, रिसीबल तो उल्टा दिया था, अब पेबल भी उल्टा देंगे, रिवर्स कर देंगे बस। तो करंट लाइबिलिटीज आ रही है हमारे पास सर 2,400 और 16,400। तो ये आ गया सर 24,000, सॉरी 2,400 नहीं था, 24,000 था, प्लस 16,400
ठीक है। और सर जो आपने गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी थी 700 सर वो, और इनका जो आपस का पेबल रिसीवर है 3000 रुपया वो उल्टा दिया, तो ये आपके पास लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है 38,100। तो सर इसके बाद मेरे ख्याल से कोई इनकी लाइबिलिटी नहीं रह जाती जो हमने किताबों में रिकॉर्ड करनी हो। हाँ एक एक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है सर 300 रुपए का, ये हमने रिकॉर्ड करना था एक्रूड इंटरेस्ट 300 का, ये रिकॉर्ड करना था। तो अब इसका अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास वही बनना चाहिए 191 300। तो बैलेंस शीट हमारी टाई है सर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हमारा प्रैक्टिस सेशन यहीं तक था आज का। तो हमने आज डार्क एंड को की भी सारी एडजस्टमेंट को अच्छी तरीके से नॉकआउट कर दिया और देख लिया। ठीक है। तो इसमें से कोई ना कोई फिगर हम हर जगह उठा के ले गए हैं। ठीक है। ये 4,000 रुपए की फिगर भी हमने क्या किया, लाइबिलिटी के अंदर से माइनस कर दी, सॉरी लाइबिलिटी हमने से इंक्रीज कर दी। क्लियर है, ओके फिर अपना ख्याल रखना सब। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी कुछ देर में आप लोगों को। अल्लाह हाफिज।